Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब पढ़ाई की गति भी बढ़ रही होगी क्योंकि धीरे धीरे अब एग्जाम का डेट भी बहुत पास आ जाएगा, है ना। तो हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, अपनी तैयारी को अच्छे करते रहेंगे और आज का जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से डील करने का मैं प्रयास करूंगा। और आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप एक पेज और एक कलम उठा लीजिए, कॉपी एक कलम उठा लीजिए। आपको जो भी लगे कि हाँ इस पॉइंट को मुझे नोट करना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से डील करके आप उसको क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। आप अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप उसको देखिएगा। ये उसके जस्ट बाद का है। ठीक है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, तो सूबा शासन जो है वो क्या है ये सब चीजें की लास्ट वाला वीडियो आप अगर देखे होंगे तो अच्छे से क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। यहां हम केवल सूबा शासन के ऊपर क्या करेंगे, यहां डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सूबा शासन का अगर आपसे पूछा जाए कि सूबा शासन कब चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, किन परिस्थितियों में सूबा शासन चालू किया गया, इसको सूबा शासन ही क्यों कहा गया, सूबा शासन की जो किया जाता था, जो अधिकारी करते थे वो क्या कहलाते थे, इन सारी चीजों को क्या करेंगे, हम यहाँ डील करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट आप लिखेंगे जो आपको लिखना चाहिए कि सूबा शासन कब से कब तक चला। सूबा शासन, अगर आप इसको इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं बोलना, तो आप बिल्कुल आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसको सूबा रूल भी कहा जा सकता है, सूबा गवर्नेंस कहा जा सकता है, सूबा एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है। इसको आप अलग अलग इंग्लिश में टर्म आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सूबा शासन, सूबा रूल की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ सूबा रूल ही लिख रहा हूं इंग्लिश में। अगर मैं सूबा रूल की बात करूं तो सूबा रूल कब से कब तक चला, तो सूबा रूल चला है 1788, 1788 से लेके 1818। तो ये आपके लिए पहला, आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए क्या रहेगा, काम का रहेगा कि सूबा रूल कब से कब तक चला। तो सूबा रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम 1788 टू 1818 तक। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसके सूत्रधार कौन थे या इसके जनक कौन थे, हु वाज द प्रोपाउंडर। तो सूबा शासन के जनक जो थे वो वेंकोजी भोसले थे। ठीक है, वेंकोजी भोसले थे, याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। एक और फैक्चुअल पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि सूबा शासन का जो करने वाला अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार का मुख्यालय, आगे मैं सारी चीजों को डील करूंगा, लेकिन यहां जो फैक्चुअल पॉइंट है पहले उसको याद कर लीजिए। ठीक है, सूबेदार का मुख्यालय, that is the headquarter of सूबेदार। तो सूबेदार का मुख्यालय कहां था, रतनपुर। अब हम सारी चीजों को क्या करेंगे, यहां डील करेंगे, क्योंकि ये तो वनडे एग्जाम के लिए हुआ कुछ बेसिक पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स कि सूबा शासन कब से कब तक चला। तो सूबा शासन 1788 से 1818 तक चला। ठीक है, सूत्रधार, ये इसके प्रपाउंडर कौन थे, तो वेंकोजी भोसले जो कि मराठा शासक थे, भोसले शासक थे, आपको मालूम है। ठीक, सूबेदार का मुख्यालय क्या हुआ करता था, तो सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर हुआ करता था। अब हम इसको थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बात करेंगे सूबा शासन, ठीक है, अगर आप बात करेंगे किसकी, सूबा शासन, तो सूबा शासन के लिए आपको मेंस में लिखते वक्त एक दो शब्द जो होना चाहिए कि आंसर को काफी डेकोरेटिव बनाता है, काफी अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये शब्द आपके आंसर में अवश्य होने चाहिए कि वेन एवर यू आर डीलिंग द आंसर मीन्स सूबा शासन, आप जब भी डील कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस बात को लिखो कि सूबा शासन मराठों के उपनिवेशवादी नीति का अंग था। ठीक है,
सूबा शासन मराठों के उपनिवेशवादी नीति का अंग था। इट मींस सूबा रूल वाज द पार्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये उपनिवेशवादी क्या होता है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा हम भी कौन थे, मतलब जो भारत जो थे वो कभी ना कभी भारत पर ब्रिटेन का क्या था, शासन था, तो हम ब्रिटेन के क्या रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ पे भी किसका शासन था, मराठों का शासन था। मतलब छत्तीसगढ़ किसका उपनिवेश था, किसका कॉलोनी था, तो वह मराठों का क्या था, वो कॉलोनी हुआ करता था। तो पहले लाइन पे आप इसको अवश्य लिखिएगा। फिर आप बोलेंगे कि सूबा शासन के जनक, सूबा शासन के जनक भोसला शासक व्यंकोजी भोसले थे। द फादर ऑफ या द प्रपाउंडर ऑफ सूबा रूल वॉज भोसला रूलर व्यंकोजी भोसले। अब ये क्या हुआ था, आपको अच्छे से मालूम है कि जब वेंकोजी भोसले के हाथों में सत्ता आई थी, ठीक है, व्हेन द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू वेंकोजी भोसले, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देन, तब क्या हुआ था, तो वेंकोजी भोसले जो उनका पूरा जो इंक्लिनेशन था, उनका जो पूरा रुचि था, वो कहीं ना कहीं नागपुर की राजनीति में क्या था, वो अधिक था। वो नागपुर की राजनीति में वो सक्रिय रहना चाहते थे। ही वांटेड टू बी एक्टिव इन द पॉलिटिक्स ऑफ नागपुर। दैट्स व्हाई, इसी कारण वो क्या हो रहे थे, वो छत्तीसगढ़ में स्वयं उपस्थित होकर या स्वयं प्रत्यक्ष यहां रहकर वो शासन करना नहीं चाह रहे थे। तो यही कारण है कि जब वेंकोजी के सामने ये प्रस्ताव आया कि आप छत्तीसगढ़ में जाके आप क्या करो, प्रत्यक्ष शासन करो, तो वो इसके लिए क्या नहीं हुए थे, तैयार नहीं हुए थे। जबकि आपको ये अच्छे से मालूम है कि बिंबाजी भोसले की जो विधवा थी आनंदीबाई का हमेशा ये एक दृष्टिकोण रहा है, एक अप्रोच रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भी मराठा शासन हो रहा है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। मतलब मराठा शासक, भोसला शासक स्वयं इस रतनपुर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आकर क्या करे, सत्ता की बागडोर संभाले, अपने शासन को संभाले। लेकिन वेंकोजी जो थे वो ये नहीं चाह रहे थे। तब एक बीच बचाव का क्या निकाला गया, एक रास्ता निकाला गया। क्या रास्ता निकाला गया, इसके अंतर्गत वेंकोजी ने यह निर्णय लिया कि वे रतनपुर में स्वयं उपस्थित न होकर नागपुर में ही रहकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शासन को संभालेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं सारी चीज लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत आसान लगे। ठीक है, इसके अंतर्गत वेंकोजी ने यह निर्णय लिया कि वो रतनपुर में स्वयं उपस्थित ना होकर नागपुर में ही रहकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शासन को संभालेंगे। इट मींस ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट बी हियर, इट मींस ही विल नॉट रूल छत्तीसगढ़ डायरेक्टली बाय प्रेजेंट here in Chhattisgarh, but he will rule from Nagpur by appointing a representative. Okay, ये एक हुआ, इस उन्होंने निर्णय लिया। अर्थात घुमा फिरा के वही बात हुआ कि यहां अब मराठे वेंकोजी ने, आप बिल्कुल लिख सकते हो वेंकोजी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर शासन न कर अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करना चाहा।
वही लाइन है लगभग वैसे ही, ठीक है। मतलब वेंकोजी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर शासन न कर अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करना चाहा। ही डिड नॉट वांट टू रूल छत्तीसगढ़ डायरेक्टली बट वांटेड टू रूल बाय अपॉइंटिंग अ सबऑर्डिनेट या अपॉइंटिंग अ बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक प्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन है, लेकिन ये कैसा है, सूबा रूल कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि इसको सूबा रूल क्यों कहा गया। आपको ये बता दूं कि जैसे अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ को एक राज्य कहते हैं, ठीक है, मराठा काल में ये छत्तीसगढ़ मराठों के लिए क्या था, ये सूबा था। क्या था, सूबा। जैसे आज वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ को एक राज्य बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहुत सारे जिले हैं, बिलासपुर एक जिला है, रायपुर एक जिला है। तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो है उस समय मराठों के लिए क्या हुआ करता था, यह उनके लिए एक सूबा था। तो आप लिख सकते हो छत्तीसगढ़ मराठों के लिए एक सूबा था, अतः यहां शासन करने की जो नीति बनाई गई अभी वर्तमान में, इस शासन को क्या कहा गया, सूबा शासन। और सूबा शासन के लिए जो अधिकारी को नियुक्त किया गया उसे क्या कहा गया, सूबेदार, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया। अब सवाल उठता है, ये जो सूबेदार था इसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। तो देखिए, सूबेदार को प्राप्त अधिकार, आप बिल्कुल अगला पॉइंट डाल सकते हैं, सूबेदार को प्राप्त अधिकार, द प्रिविलेजेस द राइट्स रिसीव्ड बाय द सूबेदार। क्या था, आपको एक बता दूं कि सूबेदार एक उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी था, ठीक है। एक हाईली अथोराइज, हाईली पावरफुल क्या था, वो एक ऑफिसर था। मतलब आप जान लीजिए, एक राजा को जो जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वॉट एवर द राइट्स रिसीव्ड बाय अ किंग, बाय अ रूलर, वो सारे अधिकारों का प्रयोग वो राजा के बदले कौन कर रहा था, सूबेदार कर रहा था। इट मींस ऑल द राइट्स वर एक्सरसाइज्ड बाय दिस सूबेदार ऑन बिहाफ ऑफ किंग। तो सामान्यतः राजा को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको सैनिक अधिकार प्राप्त होता है, उसको असैनिक अधिकार प्राप्त होता है, उसे दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, उसे फौजदारी अधिकार प्राप्त होता है। तो लगभग ये सारे अधिकार जो थे वो राजा के बदले कौन उपयोग करता था, सूबेदार उपयोग करता था। इट मीन ऑल द पावर्स लाइक मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, सिविल, क्रिमिनल, ऑल द पावर्स हैड बीन एक्सरसाइज्ड बाय दिस सूबेदार। सारे शक्तियों का प्रयोग कौन करता था, ये सूबेदार करता था। मतलब आप समझ सकते हैं, राजा स्वयं तो यहां उपस्थित होता नहीं था, इसलिए उसने एक अपने ऐसे अधिकारी को भेज दिया जो अपने आप में बहुत क्या था, शक्तिशाली था, क्योंकि उन सारे अधिकार जो है वो राजा ने उनको क्या कर दिए थे, इंट्रस्ट किए थे, उनको सौंपे थे। हालांकि ये नहीं, सूबेदार केवल अभी भी क्या था, एक अधिकारी था, लेकिन वो राजा के बदले क्या कर रहा था, यहां राजा के अधिकारों का प्रयोग करके इस क्षेत्र का शासन व्यवस्था का क्या कर रहा था, संचालन कर रहा था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब सूबेदार का मुख्यालय मैंने आपको पहले भी याद करने के लिए कहा था, तो सूबेदार का मुख्यालय क्या है, सूबेदार का मुख्यालय द हेडक्वार्टर ऑफ सूबेदार। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सूबेदार रतनपुर में रहकर इस पूरे क्षेत्र का शासन की क्या करती थी, निगरानी करता था, और शासन की समस्त सूचनाएं जो है वो क्या करता था, नागपुर भेजता था। तो आप लिख सकते हो सूबेदार मुख्यालय रतनपुर में रहकर संपूर्ण क्षेत्र के प्रशासन की निगरानी करता था तथा शासन की समस्त सूचनाएं नागपुर भेजता था, ठीक है।
इतना याद रखेंगे। तो द हेडक्वार्टर ऑफ सूबेदार, मैंने क्या लिखा, सूबेदार रतनपुर मुख्यालय में रहकर संपूर्ण क्षेत्र का प्रशासन की निगरानी करता था तथा शासन की समस्त सूचनाएं जो है वो नागपुर भेजता था। इट मींस व्हाइल स्टेइंग एट हेडक्वार्टर रायपुर ही यूज्ड टू supervise the administration of the entire Chhattisgarh, and he had to send the information about the administration of Chhattisgarh to Nagpur। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे किसके बारे में, सूबेदार के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं इसको क्या कर दूं, ब्रीफ कर दूं। तो सूबेदार सूबा शासन क्या था, तो सूबा शासन मराठों की एक उपनिवेशवादी शासन का ही क्या था, एक अंग था। इसका इंग्लिश वर्जन में पहले बता चुका हूं, मैं सिर्फ हिंदी में बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो सूबा जो था, ये सूबा शासन के जनक जो थे वो कौन थे, वेंकोजी भोसले। ये सूबा शासन कब से कब तक चला, तो 1788 से लेकर 1818 तक चला। ये सूबा शासन क्या था, तो मैंने आपको कहा कि वेंकोजी जो थे वो क्या बोलते हैं, नागपुर की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रहना चाहते थे। नागपुर की राजनीति के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए वो नागपुर छोड़ के रतनपुर वो आना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक उच्च अधिकार प्राप्त एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे क्या कहा गया, सूबेदार कहा गया। और इस सूबेदार के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ सूबे का शासन संचालन किया गया, इस शासन को क्या कहा गया, सूबा शासन कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सूबेदार को प्राप्त अधिकार। तो सूबेदार एक उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी था जो दीवानी, फौजदारी, क्या बोलते हैं, सैनिक, असैनिक सारे अधिकारों का क्या करता था, प्रयोग करता था। और सूबेदार का मुख्यालय क्या था, तो सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था। वो रतनपुर में रहकर पूरे क्षेत्र के शासन का सर्विलियंस करता था, निगरानी करता था, और समस्त सूचना जो उसको शासन संबंधी प्राप्त होती थी, इन सूचनाओं को वो क्या करता था, नागपुर भेजता था, या अर्थात मराठों को भेजता था। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, कि मेंस के लिए आ सकता है आपका ये क्वेश्चन कि सूबा शासन का मूल्यांकन कीजिए, या सूबेदार की योग्यताएं क्या थी, क्या उनको कोई विशेष ये पद प्राप्त करने के लिए उनको कोई विशेष योग्यता धारण करनी होती थी। तो अगला पॉइंट है आपका कौन सा, सूबेदार पद है तो योग्यता। सूबेदार पद हेतु योग्यता, दैट मींस क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट या फॉर ऑफिस ऑफ सूबेदार। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट या ऑफिस, कुछ भी बोलिए, ऑफ सूबेदार। तो देखिए, दो तीन बात एकदम अच्छे से सुन लीजिए। पहला पॉइंट तो आप याद करेंगे कि सूबेदार का पद ना तो स्थायी था और ना ही वंशानुगत। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्या कहा मैंने, सूबेदार का पद ना तो स्थायी था और ना ही वंशानुगत। इट मींस द ऑफिस, द पोस्ट ऑफ सूबेदार वाज नीदर परमानेंट नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटरी। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे हम प्राचीन राजवंश को अगर हम देखते थे तो आपको याद होगा कि वंशानुगत राजतंत्र चलता था, अर्थात राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। तो ये जो वंश परंपरा के आधार पर जो सत्ता की बागडोर आगे चलती रहती थी, इसे हम क्या कहते हैं, वंशानुगत शासन व्यवस्था। तो सूबेदार व्यवस्था, जो सूबेदारी व्यवस्था कोई वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, अर्थात सूबेदार का बेटा ही अगला सूबेदार बनेगा, ऐसी कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। और ये पद स्थायी भी नहीं था। ठीक, ये पद स्थायी भी नहीं था। स्थायी नहीं था मतलब सूबेदार को कभी भी क्या कर सकते थे, हटा सकते थे। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात आप इसमें लिख सकते हो कि यह व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था पर आधारित थी। इट मींस, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं कि सूबेदारी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम। कैसा था, एक प्रकार से सूबेदारी व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अगला आप याद रखेंगे कि सूबेदार पद के लिए मराठों ने कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की थी। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र से
अधिक से अधिक धनराशि वसूल कर मराठों को देने का आश्वासन देता था। मराठे उसे सूबेदार के पद पर नियुक्त करते थे। तो हुआ ना एक प्रकार से कैसी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्चुअल। क्या था, मैंने क्या लिखा कि सूबेदार पद के लिए मराठों ने कोई भी विशेष योग्यता का निर्धारण नहीं किया था। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र से अधिक धनराशि लगान वसूल करके मराठों को देने का आश्वासन देता था, मराठे उसे सूबेदार के पद पर क्या करते थे, नियुक्त करते थे। अगर इसको इंग्लिश में बोलूं कि द मराठास डिड नॉट फिक्स एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ऑफिस ऑफ सूबेदार, one who assured to provide maximum taxes after collecting from Chhattisgarh Suba, Maratha appointed him in the office of सूबेदार। ठीक है, मतलब कोई भी योग्यता नहीं थी, केवल और केवल योग्यता का मापदंड क्या था, अधिक से अधिक धनराशि वसूलना, अधिक से अधिक धनराशि वसूलना। जो भी व्यक्ति मराठों को यह आश्वस्त कर देता था कि हम इस क्षेत्र से आपको अधिक से अधिक लगान वसूल करके आपको भेजेंगे, मराठे उसी को क्या कर देते थे, इस सूबेदार के पद पर नियुक्त कर देते थे। और यही बात, जो अधिक से अधिक धनराशि वसूल करने वाली जो बात आ रही है, यही बात सूबा शासन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर देता है, धूमिल कर देता, थोड़ा सा इसकी गरिमा को कम कर देता। कैसे, इसको हम देखते हैं। तो चूंकि पद पर बने रहने के लिए क्राइटेरिया क्या था, अधिक से अधिक धनराशि वसूल करके मराठों को भेजना। और यही कारण है कि सूबेदार अपने पद पर बने रहने के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए येन केन प्रकारेण वो क्या करते थे, यहां के लोगों के ऊपर अधिक से अधिक टैक्स इंपोज करते थे, अधिक से अधिक करारोपण करते थे, और उसकी बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही निर्मम तरीके से क्या करते थे, उसकी वसूली भी करते थे। तो हम लिख सकते हैं यहां कि सूबेदार अपने पद पर बने रहने के लिए तथा अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु सूबेदार इस क्षेत्र के लोगों पर अधिक से अधिक करारोपण उसकी निर्दयता से वसूली करते थे। ठीक है, तो देखिए यही कहा गया कि सूबेदार अपने पद पर बने रहने के लिए तथा अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सूबेदार इस क्षेत्र के लोगों पर अधिक से अधिक करारोपण कर उसकी निर्दयता से, निर्ममता से क्या करते थे, वसूली करते थे। अगर इसकी इंग्लिश में बोलूं तो क्या रहेगा, टू रिमेन इन हिज ऑफिस एंड टू फुलफिल हिज एम्बिशन द सूबेदार imposed the high taxes over the people of छत्तीसगढ़ and collected it brutally। ठीक है, काफी निर्ममता के तरीके से क्या किया, इनको कलेक्शन किया। तो वही बात है, चूंकि मराठों ने
कोई भी उनकी योग्यता निर्धारित नहीं की थी। किसी भी सूबेदार के पद के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, ठीक है, उनकी कार्यकुशलता, स्किल, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, इन चीजों पे कोई फोकस किया ही नहीं गया था। केवल और केवल एक बात पर फोकस था। वो फोकस क्या था कि अधिक से अधिक जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र से धनराशि वसूल करके उनको देंगे, मराठे उनको क्या करेंगे, सूबेदार के पद पर बने रहेंगे। और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो वही की अधिक से अधिक लोगों को ऊपर क्या लगाया, कर लगाया, और उसकी काफी ब्रूटली, काफी रुथलेसली, है ना, काफी निर्ममता से क्या किया, उसका वसूली उन्होंने किया। आराम से समझ में आ गया होगा। तो आप बोल सकते कि सूबा शासन का फिर मूल्यांकन कैसा हुआ? तो सूबा शासन जो है वो जन कल्याण केंद्रित था ही नहीं, क्योंकि जन कल्याण केंद्रित होता तो लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ जो होता वो ज्यादा नहीं होता और उसको काफी निर्ममता से उसको वसूला भी नहीं जाता। मतलब आप कह सकते हो कि सूबा शासन जो था वो जन कल्याण की उपेक्षा करता था और बिल्कुल भावनाओं से हीन, ठीक है, शोषण का पर्याय बन चुका था। तो क्या लिख सकते हो आप इसमें कि सूबा शासन में जन कल्याण की उपेक्षा, भावनाहीन व शोषण का पर्याय, ठीक है, केवल और केवल जनता का अधिक से अधिक शोषण। इंग्लिश में अगर बोल सकते हो कि नेग्लिजेंस या अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, इमोशनलेस एंड सिनोनिमस विथ एक्सप्लॉइटेशन, शोषण का पर्याय, ठीक है। तो ये रहा आपका सूबा शासन का एक मूल्यांकन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्न्यू, आप नाम सुने हैं और हम आगे के टॉपिक में भी हम देखेंगे। एग्न्यू जो कि ब्रिटिश अधीक्षक थे, ब्रिटिश अधीक्षक ने इस क्षेत्र के कुछ क्या बोलते हैं, सूबेदारों के नामों का क्या क्या उल्लेख किया है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहां देखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए कर्नल एग्न्यू ने 8 सूबेदारों का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। नाम देख लेंगे और उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले और सबसे आखिरी, ये तो एकदम वनडे एग्जाम में पूछा जा ही सकता है। साथ में और पूछा जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। तो इस नाम को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हमारी किताब में भी क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है। आप हमारी किताब का भी क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। बाकी तो मैंने यहाँ बता ही दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 8 नाम लिखे और यहाँ 9 का उल्लेख आपने क्यों किया, ठीक है। तो कर्नल जो आपकी हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक में मिलता है उसमें यही लिखा हुआ है कि कर्नल एग्न्यू जो है वो 8 सूबेदारों का क्या किए, उल्लेख किए, ठीक है। उसी के आधार पर मैंने इसको लिखा। तो देखिए पहले सूबेदार आपसे अगर एकदम डायरेक्टली पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है बहुत, हालांकि अब ये क्वेश्चन काफी आसान लगने लगता है, लेकिन तब भी पूछे जाने की संभावना तो हम हमेशा कठिन ही पूछेगा, ये तो जरूरी नहीं होता है ना। तो देखिए आप याद रखेंगे सबसे पहले सूबेदार कौन थे, महिपतराव दिनकर। तो याद रखेंगे द फर्स्ट सूबेदार वाज महिपतराव दिनकर और अंतिम सूबेदार, द लास्ट सूबेदार वाज यादवराव दिवाकर, ठीक है। सबके कार्यकाल अगर आप चाहो तो बिल्कुल याद रखिएगा, रखना भी चाहिए, क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। इसमें से एक पॉइंट याद और रखिएगा कि भवानी कालू का कार्यकाल सबसे छोटा था, सबसे छोटा कार्यकाल, द शॉर्टेस्ट टर्म। और इसके बाद जो केशव गोविंद थे इनका सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक। ये आप अवश्य याद रखिए। तो पहले सूबेदार कौन हुए, महिपत राव। अंतिम सूबेदार कौन हुए, यादवराव दिवाकर, है ना। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, केशव गोविंद जी का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, भवानी कालू का। और साथ में ये सीरीज भी याद रखिएगा क्योंकि कभी भी एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि सही क्रम में क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले कौन है, महिपत राव दिनकर। उसके बाद कौन है, विट्ठल राव दिनकर। ये तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको देखेंगे हम आगे, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, भवानी कालू। उसके बाद कौन आते हैं, केशव गोविंद। उसके बाद कौन आते हैं, बिंकोजी पिंडरी व दिरो कुल्लू लुकर। इस स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, कुल्लू लुकर, ठीक है, कुल्लू लुकर, ठीक है, कुल्लू लुकर, ठीक है।
उसके बाद भिकाजी गोपाल, इनको और उपनाम से क्या जाना जाता है, भीखा भाऊ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कौन है, सखाराम हरि, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, सीताराम टांटिया, और उसके बाद कौन आते हैं, यादवराव दिवाकर। तो विद्यार्थियों से ये मेरा निवेदन है कि इस सीक्वेंस को पूरा क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि इसके बाद कौन आते हैं। बाकी जो सबसे प्रथम, सबसे अंतिम, सबसे लंबा, सबसे छोटा कार्यकाल, इसको भी क्या करना है, आपको अवश्य देखना है। अब हम इन सूबेदारों के बारे में कुछ जानकारी, हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सूबेदार कौन है, महिपतराव दिनकर। अच्छे से देखिए, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसको सुनते जाइए, यहां देखते रहिए। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार अगर आपसे पूछा जाए तो आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि महिपतराव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1788 से लेकर 1790 तक, ठीक है। तो आपको बता दूं कि चूंकि जो निर्णय था, आनंदीबाई जो कि बिंबाजी भोसले की विधवा थी, द विडो ऑफ बिंबाजी भोसले, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, मराठा रूलर ऑफ छत्तीसगढ़, जिनके कहा जाता है, जिनको छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक कहा जाता है, किनको, बिंबाजी भोसले को। तो बिंबाजी भोसले की जो पत्नी थी, विधवा थी आनंदीबाई, शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सूबा रूल, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि छत्तीसगढ़ में जो भी व्यक्ति शासन करने आए, मराठा शासक शासन करने आए, वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करे, उपस्थित होकर शासन करे। लेकिन वेंको जी तो ये नहीं चाह रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक मतभेद था, एक डिफरेंस तो दोनों के मध्य था। तब जाके एक निर्णय लिया गया कि सत्ता की समस्त बागडोर जो है वो आनंदीबाई अपने हाथों में रखेगी। मींस द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी सेंटर्ड एट द हैंड्स ऑफ आनंदीबाई। और साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि जो सूबेदार नियुक्त किया जा रहा है, उस सूबेदार को किसी भी कार्य के लिए पहले, सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी, आनंदीबाई की अनुमति लेनी होगी। मतलब सूबा शासन जब आरंभ हुआ और जब तक आनंदीबाई जीवित रही, लगभग हिंदी ग्रंथ के एक किताब में जो दिया है वो 1801 तक वो जीवित रही है, एक किताब में ऐसा दिया हुआ है। तो जब तक वो जीवित रही तो कहीं ना कहीं पूरा इंटरफेरेंस उनका शासन में हुआ करता था। और यही कारण है कि जो पहले सूबेदार आए महिपतराव दिनकर, उनका और आनंदीबाई के मध्य एक प्रकार से सत्ता संघर्ष हुआ। इट मींस देयर वाज अ पावर स्ट्रगल, there was a power conflict between आनंदीबाई and the first सूबेदार महिपतराव दिनकर। इस बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वही कहा गया, देखिए कि ये छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सूबेदार थे। इस समय शासन की शक्तियां बिंबाजी की विधवा आनंदीबाई के हाथों में केंद्रित थी। महिपतराव नाम मात्र, मतलब नॉमिनल हेड थे, केवल नाम मात्र के थे, क्योंकि महिपतराव दिनकर को किसी भी कार्य के लिए किससे परमिशन लेना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था, आनंदीबाई के साथ, बाई से लेना पड़ता था। इसी कारण कहा गया महिपतराव दिनकर का आनंदीबाई के साथ क्या हुआ, सत्ता संघर्ष। इट मींस देयर वाज ए पावर कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज ए पावर स्ट्रगल बिटवीन आनंदीबाई एंड महिपतराव दिनकर। ये बात अवश्य याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन को याद रखिए कि किनके साथ जो है वो सत्ता संघर्ष हुआ, तो आनंदीबाई के साथ हुआ। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अवश्य मिलेगा। साथ में कुछ और मिसलेनियस बातें कि महिपतराव दिनकर के समय कौन से यूरोपियन ट्रेवलर, यूरोपियन जो यात्री, उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, विजिटेड छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर, ठीक है, 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर जो है उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ का दर्शन किया, छत्तीसगढ़ का परिदर्शन किया। इट मींस ड्यूरिंग द रूल ऑफ या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महिपतराव दिनकर, द यूरोपियन ट्रेवलर फॉरेस्टर विजिटेड छत्तीसगढ़ इन 1790। और उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के रतनपुर का, रायपुर का, बूढ़ा तालाब का, जो कि रायपुर में आपको मालूम है, इन सारी चीजों का क्या किया है, उन्होंने जिक्र किया है। तो मैंने लिखा भी है अपनी यात्रा विवरण, इन हिज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री, इन हिज ट्रैवल डिस्क्रिप्शन, ही ऑल्सो हैड मेंशन्ड द नेम ऑफ रतनपुर, रायपुर एंड बूढ़ा तालाब। तो ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात तो आप जान लीजिए कि महिपतराव दिनकर का जो सूबेदारी के रूप में कार्यकाल था, कहीं ना कहीं यह कार्यकाल जनकल्याण, सहिष्णुता, लोकप्रियता और जो सबसे बड़ी बात थी राजस्व संग्रहण, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उसमें काफी क्या आई थी, गिरावट आई थी। इट मींस देयर वाज ए सीवियर डिक्लाइन इन टॉलरेंस, पॉपुलैरिटी,
वेलफेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और यही कारण है क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि सूबेदार पद के लिए नियुक्त होने के लिए जो सबसे बड़ी क्राइटेरिया थी और एकमात्र क्राइटेरिया थी वो क्या थी, अधिक से अधिक लगान वसूल करके उनको मराठों को देना होता था। और चूंकि राजस्व एकत्रण में काफी कमी आ गई थी तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक था कि महिपत राव को अब जाना ही था। इसलिए कहा गया कि इतिहासकारों के अनुसार महिपत राव की सूबेदारी के रूप में लोकप्रियता, जनकल्याण, सहिष्णुता व राजस्व की दृष्टि से भारी गिरावट का युग था। इसलिए रघुजी द्वितीय ने महिपत राव को बर्खास्त करके, उनको टर्मिनेट करके, डिसमिस करके किसको, विट्ठल राव दिनकर को क्या किया, अगला सूबेदार नियुक्त किया। क्लियर है बिल्कुल। तो आपने क्या क्या पॉइंट देखा, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे, महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर जो केवल एक नाम मात्र के क्या थे, सूबेदार थे, नॉमिनल सूबेदार थे। शासन की समस्त शक्तियां जो थी, ऑल द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स वर सेंटर्ड एट द हैंड्स ऑफ आनंदीबाई, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ ग्रेट स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल बिटवीन आनंदीबाई एंड महिपत राव दिनकर। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ महिपत राव दिनकर, द यूरोपियन ट्रेवलर Forrester visited Chhattisgarh in 1790, and his travel description he also had mentioned the name of Ratanpur, Ratan Raipur and Budha Talab। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ कि इतिहासकारों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस सूबेदारी के रूप में उनकी काल जो था काफी लोकप्रियता में गिरावट आया था, जनकल्याण में गिरावट आया था, सहिष्णुता में गिरावट आया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि डिक्लाइन इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और यही कारण है कि रघुजी सेकंड डिसमिस्ड हिम, टर्मिनेटेड हिम एंड अपॉइंटेड विट्ठल राव दिनकर नेक्स्ट सूबेदार। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया आपका महिपत राव दिनकर। अगले सूबेदार आते हैं कौन, विट्ठल राव दिनकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए, विट्ठल राव दिनकर का अगर सूबेदार के रूप में कार्यकाल देखेंगे, उनका टेन्योर देखेंगे तो कब से कब तक है, याद रखिएगा 1790 से लेकर 1796, 1790 टू 96। अब ऑब्वियसली ये महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे ये दूसरे सूबेदार थे। ही वाज द सेकंड सूबेदार अपॉइंटेड इन छत्तीसगढ़। इनके समय जो था काफी महत्वपूर्ण समय था। द टर्म, द टेन्योर ऑफ विट्ठल राव दिनकर वाज हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन किया। He made a remarkable change in revenue system। ठीक है, उन्होंने राजस्व के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्या किया, परिवर्तन किया। वो परिवर्तन क्या था, वो परिवर्तन ये था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया, नवीन व्यवस्था जो कौन सी थी, परगना पद्धति, परगना सिस्टम को क्या किया, उन्होंने आरंभ किया। He started the परगना सिस्टम इन छत्तीसगढ़। तो यहां की कुछ बातें याद रखेंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, कौन सा, परगना पद्धति। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जनक कौन थे, तो ऑब्वियसली विट्ठल राव दिनकर जो कि द्वितीय सूबेदार थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये सूबेदारी पद्धति क्या था। आपने कलचुरी पढ़ा होगा, तो कलचुरी पढ़ते वक्त आपने ये भी पढ़ा होगा कि कलचुरी काल में एक व्यवस्था थी, गढ़ व्यवस्था। आपको पता होगा गढ़ व्यवस्था। ठीक है, गढ़ सिस्टम। ये गढ़ क्या था, गढ़ वास्तव में 84 ग्रामों का एक समूह होता था। इट वॉज द ग्रुप ऑफ, है ना, या हाँ, इट वॉज द ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस। इसी को क्या कहते थे, गढ़ व्यवस्था। तो ये गढ़ व्यवस्था, इट वॉज द सिस्टम प्रेवलेंट ड्यूरिंग कलचुरी इरा। ये कलचुरी काल में क्या थी, प्रचलित थी। लेकिन ये जो परिवर्तन थे राजस्व का, जो ये व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो द्वितीय सूबेदार जो है वो किसने किया, विट्ठल राव दिनकर। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल से प्रचलित परगना क्या बोलते हैं, गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर राजस्व के क्षेत्र में उन्होंने कौन सी व्यवस्था आरंभ की, परगना पद्धति को उन्होंने आरंभ किया। वही लाइन लिखा गया कि परगना पद्धति के तहत प्राचीन प्रशासनिक इकाई गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कितने परगनों में, ये याद रखिएगा कि संपूर्ण द एंटायर छत्तीसगढ़ वाज डिवाइडेड इनटू 27 परगनाज। ठीक है, और आपको ये पता है कि जब गढ़ व्यवस्था था तो गढ़ से नीचे क्या होता था, बढ़ो, है ना, बढ़ो के नीचे आगे सब आपने कलचुरी काल में पढ़ा होगा। तो उसमें अलग अलग अधिकारियां थे, दाऊ थे, दीवान थे, गौटिया थे, ये अलग अलग अधिकारी थे। तो चूंकि उस गढ़ व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया, इसलिए उस समय के जो तत्कालीन जो अधिकारी थे, दीवान का पद, दाऊ का पद, ठीक है, गौटिया का पद तो था, दीवान का पद, दाऊ का पद, ये सारे पद को समाप्त करके परगने के लिए जो कि नई एक इकाई हुआ करती है, एक नया यूनिट था, इसके लिए कुछ नए कर्मचारी, कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सा था, कमाविजदार। फिर कमाविज
व्यवस्था के कमाविजदार के अधीन फडणवीस आदि अधिकारियों क्या की गई, नियुक्ति की गई। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बोल देता हूं कि परगना पद्धति के तहत प्राचीन प्रशासनिक इकाई गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया गया था तथा दीवान दाऊ आदि के स्थान पर परगनों में कमाविजदार फडणवीस बढ़कर आदि नवीन अधिकारियों की पदस्थापना की गई थी। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो अंडर परगना सिस्टम द ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट इज गढ़ was abolished, the Garh system was abolished, and instead of Garh system the entire Chhattisgarh was divided into 27 parganas and the office of Diwan Dao were abolished, and instead of them new employees and officer for parganas appointed like कमाविजदार, फडणवीस, बड़कर एटसेट्रा। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। अब बोलेंगे ये परगना पद्धति थी क्या, पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया। एक प्रकार से आप बोल सकते हो जैसे आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले, अगर सब जिलों को नवीन घोषणा के जिलों को अगर मान लीजिए तो 33 जिले हैं, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने परगने हुआ करते थे, 27 परगने। ये परगना पद्धति के तहत राजस्व की एक पद्धति थी। परगना व्यवस्था किससे संबंधित थी, परगना व्यवस्था जो थी वो मराठों की राजस्व के अंतर्गत एक पद्धति थी, जिसके तहत जो कर वसूले जाते थे वो 2 प्रकार से वसूले जाते थे। देखिए ये तो बहुत ही जरूरी था ना कि कर के आधार पर, टैक्स के आधार पर ही किसी सूबेदार का ऑफिस कितने दिन तक सरवाइव करेगा वो डिपेंड करता था। तो विट्ठल राव दिनकर ने क्या किया, राजस्व के क्षेत्र में, कर वसूली के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन किया। वो व्यवस्था ये थी कि उन्होंने राजस्व के अंतर्गत राजस्व को 2 भागों में विभाजित किया। ही बाइफर्केटेड द रेवेन्यू सिस्टम। हाउ, कि एक तो था कैसा, भूमि कर, एक था लैंड रेवेन्यू अर्थात जो भूमि से कर मिलता था, और दूसरा था अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्सेस, जो बाद में लिया जाता, जो बाद में लिया जाता था। इससे आप खुद सोचिए, भूमि कर भी मिल रहा है, साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कर समय समय पर क्या होता था, उनको प्राप्त होता था, जिससे कर की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई, राजस्व की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई, और मराठे यही चाहते थे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये परगना पद्धति कब से कब तक चला। ये परगना पद्धति जो है वो 1790 से, मतलब जब वो अपॉइंट हुए तब तक, और 1818 तक चला, ये याद रहेगा। और ये भी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के अगर जनक पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जो जनक है वो विट्ठल राव दिनकर जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा आपको। और इनके समय में यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट कब आए थे, 1795 में। ड्यूरिंग हिज टर्म द यूरोपियन ट्रेवलर कैप्टन ब्लंट विजिटेड छत्तीसगढ़ इन 1795। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। पहले मैंने क्या कहा, दूसरे सूबेदार कौन थे, विट्ठल राव दिनकर जी थे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर के बाद आपको याद रखना इन्होंने कौन सी पद्धति शुरू की थी, एक लाइन को बस याद रखिए, इन्होंने परगना पद्धति को आरंभ किया, है ना, ही स्टार्टेड द परगना सिस्टम। अब ये परगना पद्धति क्या थी, तो कलचुरी कालीन जो गढ़ व्यवस्था थी, उस गढ़ व्यवस्था को विट्ठल राव दिनकर ने समाप्त कर दिया था, और समाप्त करने के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने 27 परगनों में बांटा। ठीक है, और पुराने जो अधिकारी हुआ करते थे, कौन, दाऊ हुए, दीवान हुए, उनके स्थान पर कोई नए अधिकारी को नियुक्त किया गया, कौन से, कमाविजदार, फडणवीस, बड़कर आदि। परगने पद्धति का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था, कमाविजदार। कई बार पूछा गया, हु यूज्ड टू बी द चीफ ऑफ परगना, परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था। जैसे सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार था, तो परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, कमाविजदार। तो परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था, कमाविजदार। 27 परगने थे, तो 27 परगनों में 27 कमाविजदार भी थे। ठीक है, और फिर कमाविजदार के अधीन फिर और भी बहुत सारे पद जैसे फडणवीस, बड़कर आदि वगैरह होते थे। ठीक है, इस परगना पद्धति के तहत राजस्व को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक कौन सा, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, और दूसरा अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्सेस, जो बाद में लिया जाता है, विच यूज्ड टू बी कलेक्टेड लेटर सब्सिक्वेंटली। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि ये परगना पद्धति कब से कब तक चला, ये परगना पद्धति 1790 से लेके 1818 तक चला। इस परगना पद्धति के छत्तीसगढ़ में जनक कौन है, तो विट्ठल राव दिनकर जी थे। और विट्ठल राव दिनकर के समय कौन से यूरोपीय यात्री आए थे, तो 1795 में, 1795 में कौन आए थे, कैप्टन ब्लंट। और इसी में आप चीज और याद रखेंगे, भले यहां लिखा नहीं है, मैं बता दूं, आपको याद रखना है कि विट्ठल राव दिनकर के समय ही आपने पढ़ा होगा कि 1795 में कौन सा, भोपाल पट्टनम का संघर्ष।
द कॉन्फ्लिक्ट या द स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम। आप अगर काकतीय वंश पढ़े होंगे या आप जब जनजातीय विद्रोह वगैरह पढ़े होंगे तो आप इसको अवश्य पढ़े होंगे, भोपालपट्टनम का संघर्ष। भोपालपट्टनम वास्तव में क्या था? भोपालपट्टनम वास्तव में ये था, ये जो कैप्टन ब्लंट है ना 1795 में जो आप देख रहे हो, और देखो 1795 में ही कौन सा संघर्ष हुआ? भोपालपट्टनम। तो वास्तव में भोपालपट्टनम का संघर्ष कैप्टन ब्लंट को बस्तर प्रवेश से रोकने का क्या था? एक प्रयास था, और ये प्रयास कौन कर रहे थे? आदिवासी। इट मींस आदिवासियों के द्वारा कैप्टन ब्लंट को बस्तर प्रवेश से रोकने का ही एक प्रयास क्या था? भोपालपट्टनम का संघर्ष। इट मींस इट वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कैप्टन ब्लंट टू एंटर बस्तर। वही क्या था? भोपालपट्टनम का संघर्ष। फिर अंत में भोपालपट्टनम का संघर्ष खत्म ऐसे होता है कि जनजाति विद्रोह पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैप्टन ब्लंट बहुत दिनों तक वहां आसपास विचरण करते रहे। ही यूज्ड टू रोम नियर बाई एरिया ऑफ बस्तर। आसपास के जो जमींदार थे, राजा थे, उनको कई बार उनको चेतावनी दी, उनको अलर्ट भी किया कि आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी जो है काफी खतरे में है, इज इन डेंजर, बट ही डिड नॉट फोकस ऑन दैट। और कई बार वो क्या किए, उन्होंने बस्तर प्रवेश करने का प्रयास किया, और जितने बार भी प्रयास किया हर बार उनको आदिवासियों के विरोध का तीव्र सामना करना पड़ा, और इवेंचुअली और फाइनली अंततः वो प्रवेश नहीं कर पाए, वो वहां से वो चल दिए थे। तो ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस समय भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, कब हुआ था? 1795 में। उस समय छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के सूबेदार कौन थे? उस समय कौन थे? विट्ठलराव दिनकर। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है कौन सा? भवानी कालू। भवानी कालू का कार्यकाल कब से देख रहे हो? 1796 से 1797। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे छोटा कार्यकाल। और कार्यकाल छोटा होगा भी क्यों नहीं? सोचिए, ये खुद एक प्रकार से क्या है? मराठों के प्रतिनिधि है, और ये खुद अपना एक प्रतिनिधि चुन रहे थे ताकि जो इनके बदले इस क्षेत्र में आके मराठों का जो सूबा शासन है उसको क्या कर सके? संचालित। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये खुद क्या थे? एक सूबेदार थे। सूबेदार मतलब मराठों के द्वारा अपॉइंटेड। लेकिन ये क्या सोचे जानते हैं? ये जो भवानी कालू है, इन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अपना किसी प्रतिनिधि को क्या करूंगा? भेजूंगा। तो ये बड़ी अजीब बात है, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि। ये वास्तविक रूप से थोड़ा असंगत लगता है, अतार्किक लगता है, इलॉजिकल लगता है। इसलिए मराठों ने क्या किया? इनको पद से हटाया, और अगला सूबेदार किसको नियुक्त किया? केशव गोविंद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला लाइन सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट है कि सूबेदार के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? केशव गोविंद का था। यहां से कुछ कुछ पॉइंट्स आप एकदम याद कीजिए, 2-3 काफी कंफ्यूज करता है। एक, पिंडारियों का सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ, और पिंडारियों का सबसे चरम सीमा पर उनकी उपद्रव, उनका जो रैम्पेंट था वो कब था? ठीक है, तो याद रखेंगे एक प्रमुख घटना में कि पिंडारियों का गतिविधियों का आरंभ इनके शासनकाल में हुआ था, और इन्होंने पिंडारी आक्रमण से हमारी रक्षा की थी। अब बोलेंगे सर ये पिंडारी कौन है? एक क्वेश्चन डेफिनेटली कैन बी अराइजन कि ये पिंडारी कौन है। तो देखो, पिंडारी के लिए ना अनेक प्रकार के मत जो है वो प्रचलित है। मेनी व्यूज, मेनी ओपिनियंस आर प्रेवलेंट रिगार्डिंग पिंडारीज। बट अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो आपको बता दूं कि पिंडारी नाम कैसे पड़ा। वास्तव में ये पिंडारी जो थे ना, ये लुटेरा समूह थे। क्या थे ये? लुटेरा समूह। ये लूट करते थे। दे वर एंगेज इन लूट। ठीक है, लूट करते थे। और कहा जाता है कि इनका मुख्य छत्तीसगढ़ में संकेंद्रण जो था वो कौन सा था? पेंड्रा वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? पेंड्रा वाला क्षेत्र। और कहा जाता है इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा? पिंडारी। ये एक अनुश्रुति है, सुनी सुनाई क्या है बात है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिंडारी का जो एक उपद्रव था, इनका जो रैम्पेंट था, इनका जो न्यूसेंस क्रिएट करने का एक जो दौर था, वो चरम सीमा पे जानते कब से कब तक था? 1806 से लेकर 1810 तक। कब से कब तक था? 1806 से लेकर 1810। इसके बाद भी था, क्योंकि आप सुनो, जो सबसे लास्ट सूबेदार थे यादवराव दिवाकर, उनके समय जाकर ये पिंडारी क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। मतलब पिंडारी थे तो बिल्कुल 1818 तक, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट था, सबसे ज्यादा प्रभाव था, सबसे ज्यादा इनका जो उपद्रव था, रैम्पेंट था, न्यूसेंस क्रिएट करने वाली जो एक्टिविटीज थी, वो कब से कब तक था ज्यादा? वो 1806 से लेकर 1810 तक। ये याद रखेंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया कि पिंडारी कौन थी? लुटेरे का समूह था। पेंड्रा वाले क्षेत्र में मुख्यतः रहने के कारण इनको पिंडारी कहा कि इनका जो सब ज्यादा उपद्रव था, ज्यादा भयावह इनकी जो एक आक्रामक जो थी, वो कब से कब तक थी? 1806 से लेकर 1810। लेकिन इसके बाद भी जारी रहा, लेकिन ये पूरी तरीके से खत्म कब हुआ? जो लास्ट
सूबेदार थे कौन, यादवराव दिवाकर, उनके काल में क्या होता है, ये समाप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है दो प्रकार, क्योंकि इसके बाद भी आप देखोगे अगले सूबेदार में, उसमें भी आपको ये पिंडारी दिखेंगे, लेकिन पिंडारी का प्रथम आक्रमण अगर पूछा जाए सब तो वो किसके समय हुआ था, तो वो याद रखेंगे केशव गोविंद के समय। किसके समय में हुआ था, केशव गोविंद के समय। ठीक है, तो पिंडारी गतिविधियों का आरंभ था ना, द एक्टिविटीज ऑफ पिंडारी स्टार्टेड, इन्होंने पिंडारी आक्रमण से रक्षा की थी। ही सेव्ड छत्तीसगढ़ फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ पिंडारी या पिंडारी अटैक। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आपको मालूम है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर 1805 के बीच चलता रहा। ठीक है, 1803 से लेकर 1805 के बीच जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता रहा, 1803 से लेकर 1805। आपको ये अगर आप भारत के इतिहास पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ठीक है, हर आंग्ल मराठा युद्ध जो है अलग अलग संधियों से समाप्त हुआ था। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के बाद तो मराठे बुरी तरीके से क्या हुए, पराजित हुए और सत्ता की बागडोर कहीं ना कहीं एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ये जो केशव गोविंद थे, ही वॉज हाईली टेंस्ड, बहुत ज्यादा क्या थे, ये तनाव में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रतनपुर पे अंग्रेजों के आक्रमण का खतरा बन रहा था। देयर वाज अ डेंजर ऑफ ब्रिटिश अटैक ओवर छत्तीसगढ़, तो दैट इज व्हाई ही वाज वेरी मच कॉन्शियस, ही वाज वेरी मच अलर्ट एंड ही वाज वेरी मच टेंस्ड अबाउट इट। ठीक है, तो ये कहा गया कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इनके काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके कारण केशव गोविंद को काफी तनावपूर्ण स्थिति में रहना पड़ा, जो मैंने आपको कहा, क्योंकि रतनपुर तथा रायपुर में अंग्रेजों के आक्रमण की आशंका बनी हुई थी। ठीक है, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश अटैक ओवर रतनपुर एंड रायपुर। ठीक है, ये कारण है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इनके शासनकाल में सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य सीमा संबंधी क्या हुआ था, विवाद उत्पन्न हुआ था। इट मींस देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज बिटवीन छोटा नागपुर एंड सरगुजा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य सीमा संबंधी विवाद केशव गोविंद के समय ही हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, मराठों के साम्राज्य का विस्तार के प्रति बहुत ज्यादा वो सक्रिय रहे थे। ही वाज हाईली एक्टिव इन एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर। दैट इज व्हाई इन्होंने क्या किया था, संभलपुर को जीतकर मराठा शासन का क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। और कहा जाता है कि इस संभलपुर को जीतने में उनके जो सेनापति थे रामचंद्र बाग, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थी, भूमिका थी। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ, देखो देखिए आप लोग कि केशव गोविंद ने संबलपुर को जीतकर मराठा राज्य का विस्तार किया। संभवतः मराठा सेनापति रामचंद्र बाग का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये लाइन भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। और इनके शासनकाल में, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री किसने, कोलब्रुक, किसने, कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा बेटा इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद करेंगे। केशव गोविंद, पहला क्या याद रखा, सबसे लंबा कार्यकाल। फिर पिंडारी आक्रमण इन्हीं के काल में पहली बार हुआ, लेकिन इन्होंने पिंडारी आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी। इनके शासन काल में ही सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य सीमा संबंधी क्या हुआ था, विवाद हुआ था। ये आप अच्छे से याद करोगे। इनके शासन काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके कारण ये काफी तनाव में रहे, क्योंकि अंग्रेजों का कहीं ना कहीं रायपुर और रतनपुर में भी एक आक्रमण का खतरा अंग्रेजों के द्वारा किया जाना है, ऐसा खतरा मंडरा रहा था, हॉवरिंग ओवर रायपुर एंड रतनपुर। और फिर आपने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने संबलपुर को जीतकर ही कॉन्कर्ड द एरिया ऑफ संबलपुर एंड एक्सपांडेड द मराठा एम्पायर। और कहा जाता है कि इन दिस कॉन्क्वेस्ट, इस विक्ट्री में देयर वाज द ग्रेट रोल ऑफ मराठा कमांडर रामचंद्र बाग। और फिर लास्ट आपने क्या लिखा, ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, ड्यूरिंग हिज टर्म द यूरोपियन ट्रेवलर कोलब्रुक विजिटेड छत्तीसगढ़। क्लियर है बिल्कुल, इतनी बातें बेटा इसको याद करेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं कौन, बिंकोजी पिंडरी और डीरो कुल्लो लुकर। मैंने वहां स्पेलिंग को ठीक करवा दिया था, ये वही बहुत ज्यादा घटना के संबंध में मिलता ही नहीं है, तो इसको नाम बस याद करेंगे सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए। अगले आते भिकाजी गोपाल, इनको क्या कहा जाता है, भिका भाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि पिंडारी आक्रमण सबसे पहले किसके समय में हुआ था, केशव गोविंद के समय में, लेकिन ये लगभग बना ही रहा। सबसे अधिक जो उत्पात मचाया उन्होंने 1806 से लेकर 1810 तक, लेकिन अंतिम
कब हुआ इनका? यादवराव दिवाकर के समय, वो तो हमने पहले ही कह दिया। लेकिन इनके समय भी पिंडारियों की गतिविधियां अपने चरम सीमा पर थी और छत्तीसगढ़ में अनेक लूटपाट की घटनाएं हुई। इट मींस ड्यूरिंग हिज टर्म द एक्टिविटीज ऑफ पिंडारीज वर एट इट्स अपेक्स, मतलब एकदम शीर्ष पर था, बहुत ज्यादा उत्पात मचाते थे। और उन्होंने क्या कि छत्तीसगढ़ में अनेक लूटपाट की घटना हुई। मेनी इंसिडेंट्स ऑफ लूट अकर्ड इन छत्तीसगढ़, ये आपने लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ही शासनकाल में सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर संघर्ष। जब आप छत्तीसगढ़ में रियासत पढ़ते हो तो सरगुजा रियासत में जो आता है, जो प्रिंसली स्टेट है, वहां सक्सेशन को लेकर, ठीक है, कि अगला उत्तराधिकार कौन होगा, इसको लेकर काफी क्या हुआ था, विवाद उत्पन्न हुआ था। तो यहां फिलहाल आप एक पॉइंट के रूप में याद रखिए कि सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर संघर्ष हुआ इनके शासनकाल में, ठीक है। इट मींस ड्यूरिंग हिज टर्म देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द सक्सेशन इन सरगुजा प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इनके शासनकाल में कुछ राजनीतिक घटनाएं तीव्र तरीके से क्या होने लगी, परिवर्तन होने लगी, रैपिड चेंज जिसे कहा जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं राजनीति को कहीं ना कहीं किसी रूप से क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जो सूबेदार शासन के जनक थे वेंकोजी भोसले, 1811 में इनका क्या हो जाता है, डेथ। तो वही लिखा गया कि वेंकोजी भोसले की मृत्यु कब, 1811। इन्हीं के ही शासनकाल में रघुजी द्वितीय जो थे, रघुजी सेकेंड थे, उनका 1816 में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज रघुजी द्वितीय कौन थे, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में है, आप उसको अवश्य देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। फिर और क्या हुआ, चूंकि रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, उनके पुत्र जो थे वो परसो जी या पुरुषा जी थे, वो शारीरिक रूप से अक्षम थे, तो उनकी देखभाल के लिए किनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी, अप्पा साहब भोसले को। तो अप्पा साहब भोसले को क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया, ठीक है। अप्पा साहब जो है थे, ही वाज अपॉइंटेड द वायसराय ऑफ छत्तीसगढ़। फिर कहा गया अप्पा साहब बहुत ही लालची प्रवृत्ति के थे, ही वाज वेरी मच एम्बिशियस, दैट्स व्हाई ही जस्ट मेड अ ट्रीटी विद ब्रिटिश एम्पायर। और वो ट्रीटी कौन सी थी, सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। तो आप लिख सकते हो कि 1816 में ही, ठीक है, 1816 में ही क्या हुआ, यहां अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की नीति को स्वीकार कर लिया। ये सहायक संधि नीति क्या है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, मराठा वाले में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं 1817 में किसका डेथ हो जाता है, 1817 में वही रघुजी द्वितीय के पुत्र परसो जी, जिसकी जिम्मेवारी अप्पा साहब को दी गई थी, उनकी भी काफी मिस्टीरियसली, काफी रहस्यात्मक परिस्थिति में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और आपको ये लाइन भी बता दूं, एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्पा साहब बहुत ही ज्यादा ग्रिडी थे, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे, बहुत ही ज्यादा लालची प्रवृत्ति के थे, तो उनका कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो नियुक्त सूबेदार थे उनके ऊपर भारी दबाव था कि अधिक से अधिक क्या करे, और ज्यादा रेवेन्यू, और ज्यादा राजस्व क्या करे, उनको कलेक्शन करके दे, ठीक है। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में कई सारे जो सूबेदार है वो उनकी महत्वाकांक्षा को जब वो पूरा नहीं कर पाए तो उनको हटा दिया गया। उसी क्रम में पहले कौन से सूबेदार थे जिनको हटाया गया, तो यही सूबेदार थे, कौन, बिकाजी गोपाल। बिकाजी गोपाल को अप्पा साहब ने पद से क्या किया था, हटाया था। इट मींस बिकाजी गोपाल वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अप्पा साहब। तो ये बातें आप बिकाजी गोपाल में याद रखेंगे कि पिंडारी आरंभ कब हुआ था, केशव गोविंद में, लेकिन सर्वाधिक गतिविधियां इनकी एकदम जो चरम पर था वाज एट एपेक्स, वो किसके समय में था, वो बिकाजी गोपाल के समय में था। और छत्तीसगढ़ में इन्होंने काफी लूटपाट की घटनाएं की थी। फिर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में कौन से कहां की रियासत के में एक प्रकार से सक्सेशनशिप या सक्सेशन को लेकर विवाद हुआ था, तो वह सरगुजा रियासत में बिंबाजी क्या बोलते वेंको जी की मृत्यु हुई, रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई, अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया। अप्पा साहब ने इसी समय में सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी की अंग्रेजों के साथ। फिर इन्हीं के समय में परसो जी की मृत्यु हुई, इन्हीं फिर अप्पा जी क्या बने, शासक बने, है ना, आपको ये भी मालूम होगा। फिर साथ में और एक जो आपने देखा कौन सा, कि बिकाजी गोपाल को इन्होंने क्या किया था, पद से हटा दिया था, किसने, अप्पा साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
अब तो खत्म ही होने को है लगभग ये। अगले आते हैं कौन, सखाराम हरि, ये 3 माह के लिए थे, लेकिन फिर भी सबसे छोटा काल कार्यकाल किसका था, भवानी कालू का। तो देखिए सूबेदार, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि किस सूबेदार की गोली मार के हत्या की गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूबेदार सखाराम हरि को रतनपुर के एक निवासी ने गोली मारकर क्या की थी, हत्या की थी। कारण क्या है, इस सूबेदार ने उस रतनपुर के निवासी को, द रेजिडेंट ऑफ रतनपुर को, उन्होंने क्या किया था, ये प्रॉमिस किया था कि उनको बहुत बड़ी जागीर या जमींदारी क्या कर दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। The landlordship will be given to that particular individual who was the resident of रतनपुर। लेकिन उन्होंने इसके बदले में काफी मोटा पैसा भी लिया था, लेकिन इसके एवज में जो जमींदारी देने की बात थी वो जमींदारी उन्होंने नहीं दिया था। एक प्रकार से कह सकते वादा खिलाफी की थी। तो उस वादा खिलाफी के कारण, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया था, उस रतनपुर के निवासी के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत ही अनोखी घटना है, इसलिए आपको याद रखना कि किस सूबेदार की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो वो कौन थे, सखाराम हरि थे। ठीक है, ये भी बन जाएगा। अगला आते हैं कौन, सीताराम टाटिया, ये 8 माह के लिए। और अंतिम सूबेदार जो थे वो कौन थे, यादवराव दिवाकर, ये छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार थे। और कहा जाता है कि पिंडारियों का जो प्रभाव जो समाप्त हुआ वो इन्हीं के काल में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इसके बाद आपको मालूम है कि 1818 में एक कौन सा युद्ध होता है, सीताबर्डी का युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है वो अप्पा साहब क्या होते हैं, बुरी तरीके से पराजित होते हैं, जिसके कारण अंग्रेज जो है वो अप्पा साहब को सत्ता से क्या कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। लेकिन उस समय जो मराठा उत्तराधिकारी हुआ करते थे, कौन, रघुजी तृतीय, वो काफी छोटे थे, अल्पवयस्क थे, माइनर थे। ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए अंग्रेज तथा मराठों के मध्य क्या हुई, एक संधि हुई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। और अंग्रेजों के द्वारा यह वायदा किया गया कि जब रघुजी तृतीय, रघुजी छठ क्या हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तब फिर से क्या होगा, उनको मराठों को, भोसलों को छत्तीसगढ़ की सत्ता जो है, नागपुर की सत्ता जो है वो वापस दे दी जाएगी। ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का प्रशासन, या छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का प्रशासन कैसे आरंभ होता है, जो कि 1818 से लेकर 1830 तक चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज को नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। ये चीजें आपके न केवल प्री के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, बल्कि आपके मेंस के लिए भी काफी क्या होगी, उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम बहुत पास आ रहा हो, समय को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि सामने त्योहार भी है। तो अपने समय को बचाकर त्योहार में भी हमको सम्मिलित होना है। लेकिन जो पढ़ाई हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है, उसको हमको अवश्य क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, यह मेरा आप लोगों से आग्रह है और मेरा विश्वास भी, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे और साथ में अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। पढ़ाई करते वक्त ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करते करते स्वास्थ्य की अवहेलना, बिल्कुल नहीं है ना। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी। स्वस्थ रहेंगे तभी जाके आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बिल्कुल इस वीडियो को देख के अपना लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके कोई सुझाव होंगे सकारात्मक तरीके से, उसको हमको अवगत कराइएगा। आपको और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा, इससे भी हमको अवगत कराइएगा, ताकि हम आपके सामने आपकी जरूरत के अनुसार नए नए वीडियो लेकर क्या हो सके, उपस्थित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।